हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि श्री एकेडमी। मैं हूं राहुल शर्मा। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एथिक्स पेपर 4 केस स्टडीज़ टॉपिक डील कर रहा हूं। जैसे आपने पहले भी 3 केस स्टडीज़ में देखा होगा, ये आपके मेंस का टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें, हम आज केस स्टडी 4 डिस्कस करेंगे, जो दो फ्रेंड्स या फिर दो पर्सन्स के पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड है। और फिर हमारी अप्रोच इस केस स्टडी की तरफ कैसी रहेगी, हमने ये सारी चीज़ें आज देखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज केस स्टडी 4 डिस्कस करेंगे और ये है आपके सामने केस स्टडी 4। Mr. A and Mr. B are friends. They work for public causes and are very socially active. One day, they get an article on whether doctors and engineers, especially from premier institutions, should join civil services. Based on the article and their own understanding, they had a conversation on the issue and Mr. B opines. और ये फ्रेंड्स, ये जो 4 ओपिनियंस है ये मिस्टर बी के हैं। दो फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियस है, ए एंड बी, चाहे कोई भी लगा लीजिए। उन्होंने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा और वो किस पे था कि यानी कि वेदर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स शुड जॉइन सिविल सर्विसेज और नॉट। तो ये सारी सारी चीज़ों के बाद मिस्टर बी का जो ओपिनियन है, वो ये 4 ऑप्शंस हैं, उसके 4 ओपिनियन हैं। इन सभी 4 ओपिनियंस को हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। और उसके बाद अगर कुछ होगा तो हम ऑब्वियस है, जैसा बाकी केस स्टडीज़ में कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव व्यू ज़रूर देंगे हम अपना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिस्टर बी का जो फर्स्ट ओपिनियन है वो है ये कि डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स शुड नॉट जॉइन सिविल सर्विसेज। क्यों? बिकॉज एज इट इज़ वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी विच इज़ स्पेंट बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो ये है उसका फर्स्ट ओपिनियन। और उसका ओपिनियन बी है, द गवर्नमेंट शुड इम्पोज अ बैन ऑन देयर एंट्री इन सिविल सर्विसेज। ये काफ़ी हार्श कमेंट्स लग रहे हैं आई थिंक, मेरे हिसाब से तो मिस्टर बी की तरफ से। और जो ऑप्शन ओपिनियन सी है वो है, द गवर्नमेंट शुड साइन अ बॉन्ड एज इन प्राइवेट सेक्टर, एज इफ दे ज्वाइन सिविल सर्विस दे शुड पे द बॉन्ड अमाउंट। हाँ, ये जैसे प्राइवेट कंपनीज या फिर कुछ एक पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी कर रही हैं, वो एक तरह का कुछ टाइम के लिए साल या 2 साल का बॉन्ड साइन करवाती हैं। आई थिंक आपको मालूम होगा कुछ ऐसा। चलिए, और जो ओपिनियन बी है वो ये है कि मिस्टर ए से दैट इट कांट बी डन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक आर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 ओपिनियंस, 3 ओपिनियंस हैं मिस्टर बी के और फोर्थ ओपिनियन है मिस्टर ए का। इसमें फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें एनालाइज करनी है अबाउट स्टेटमेंट्स और अपने व्यूज़ देने हैं। और इनके अलावा ऑब्वियस है, जैसे मैंने पहले भी बोला, डू यू हैव एनी ऑल्टरनेटिव व्यू। ठीक है, अगर होगा तो ऑब्वियस है हम अपना ऑल्टरनेटिव व्यू भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब आपके साथ ये 4 जो ओपिनियंस हैं इनको डिस्कस करूँगा वन बाय वन। और अगर इनके मेरे ओपिनियंस के अलावा अगर आपको कोई ओपिनियन लगे तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा, मैं उनको ज़रूर इसमें ऐड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। तो ओपिनियन ये था जो मिस्टर बी का, वो था कि डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स शुड नॉट जॉइन सिविल सर्विसेज एज इट इज़ वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी विच इज़ स्पेंट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वो वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी क्यों बोल रहा है? देखिए, टैक्स पेयर्स मनी तो ऑब्वियस है, जो ये मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास या जो भी हैं बिजनेसमैन है, ये जो टैक्स पे करते हैं उनको यूज़ करके गवर्नमेंट, हमारी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आईआईटीज़, आईएम्स, एम्स या फिर ऐसे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करती है, मींस उनको ग्रांट देती है। या फिर ऑब्वियसली ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं मेनली गवर्नमेंट ओन्ड ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए वो बोल रहा है कि ये टैक्स पेयर्स की मनी की वेस्टेज है। अगर यहाँ से मींस अगर किसी ने आईआईटी से इंजीनियरिंग की है, आईएएम से मैनेजमेंट का कोर्स किया है, या फिर एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन से किसी ने डॉक्टरेट की है, एमबीबीएस की है, तो अगर वो सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करता है तो वो एक तरह का वेस्टेज कर रहा है टैक्स पेयर्स की मनी का। वो इसलिए बोल रहे हैं फ्रेंड्स, बिकॉज मेरली द गवर्नमेंट सब्सिडाइजिंग इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। यस, क्योंकि ये जो कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, कुछ एक रिजर्वेशन होती है। ठीक है, तो उनको भी सब्सिडाइज रेट पे सब्सिडाइज फ़ी पे करनी पड़ती है।
और इसलिए बोला जा रहा है, और ऑब्वियस है ग्रांट्स तो सारी की सारी गवर्नमेंट की तरफ से ही आएंगी, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से, और इनडायरेक्टली हमारा टैक्स है। तो ये है, merely the government subsidizing in government colleges can't be taken as argument to decide one's choice। बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर कोई यहाँ से आईआईटी आईएम या फिर एम से अगर कोई ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके अगर कोई स्टूडेंट निकल रहा है या फिर कैंडिडेट निकल रहा है, तो फिर हम उसको बाउंड नहीं कर सकते। उसकी पर्सनल चॉइस क्या है आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन या फिर उसका फ्यूचर प्लान्स की, ठीक है। देन गवर्नमेंट शैल डू सच एक्ट्स इन अदर areas also where it is subsidizing। As an administrator, one can provide better and efficient implementation of government policies, and they are opting a more versatile job than any other job। Yes friends, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप ये लगाइए, अगर कोई इंजीनियर या फिर डॉक्टर या फिर कोई एमबीए, कोई मास बिजनेस होल्डर अगर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करता है, तो उसके पास एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि वो एक्सपर्टीज़ होगा अपने एरिया में, जैसे इंजीनियर है या फिर डॉक्टर है, ठीक है। तो फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होंगी या फिर गवर्नमेंट के जो नए लॉज होंगे या गवर्नमेंट की नई स्कीम्स होंगी, वो उनको बेटर वे में इम्प्लीमेंट कर पाएगा, क्योंकि पहले तो उसको उसके कोर के रिगार्डिंग नॉलेज भी होगी, ठीक है जी। और इसके अलावा वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ होंगी उनको ज़्यादा बेटर वे में समझ पाएगा। अगर टेक्निकल होगा तो टेक्निकल चीज़ में ज़्यादा फोकस होगा उसका, और अगर ऑब्वियस है तो मेडिकल एरिया में होगा तो वहाँ पे होगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ों को अगर हम देखें तो वो अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं ऐसे पर्सन्स, ठीक है, तो वो बेटर एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की। और और वो एक तरह का वर्सेटाइल जॉब, ठीक है, जो उनको वास्ट एरियाज में मींस डिफरेंट एरियाज में उनको काम करने का मौका मिलेगा। अगर वो आईएएस सेलेक्ट होते हैं तो उनको डिफरेंट फील्ड्स में मींस कहीं पे वो डीएम है, कहीं पे डीसी हैं, कहीं पे वो कलेक्ट्रेट हैं, या फिर वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मींस कभी वो किसी हेल्थ मिनिस्ट्री में रहेंगे, कभी वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में रहेंगे, कभी किसी डिपार्टमेंट में रहेंगे, कभी फाइनेंस में हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे उनको वर्सेटाइल स्ट्रक्चर मिलेगा, वर्सेटाइल एरिया मिलेगा उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। तो और वो इसके हिसाब से एक बेटर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास ज़्यादा थोड़ी सी नॉलेज होगी, मीन्स अगर उनका एक्सपर्टीज़ एरिया होगा, तो ऑब्वियस है वो गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और पीपल एट लार्ज के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो उसके जो ओपिनियन ए है उसको हम इस हिसाब से रिजेक्ट करेंगे। और ओपिनियन बी है फ्रेंड्स जो उसका, द गवर्नमेंट शुड इम्पोज अ बैन ऑन देयर एंट्री इन सिविल सर्विसेज। ये तो काफ़ी ज़्यादा हार्श है, और ये ऐसी चीज़ें आई थिंक कोई भी गवर्नमेंट करना नहीं चाहेगी, स्पेशली अगर वेलफेयर स्टेट है, जो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो वो ऐसी गवर्नमेंट हरकत कभी नहीं करेगी। तो इस ओपिनियन को हम अपने आर्गूमेंट से कैसे नल एंड वाइड कर सकते हैं? Obviously, this argument is very harsh and undemocratic one, as it is against the fundamental rights of a person, and a welfare state can't do such things। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल राइट है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू चॉइस, राइट टू हैव व्हाट काइंड ऑफ जॉब वी वांट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अगर गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है बैन एंट्री इन सिविल सर्विसेज, ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, जो कोई भी वेलफेयर स्टेट नहीं करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है हमारा बी ओपिनियन की अगेंस्ट आर्गूमेंट। और जो हमारा जो मिस्टर बी का सी ओपिनियन है वो है फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट शुड साइन अ बॉन्ड एज इन प्राइवेट सेक्टर, इफ़ दे ज्वाइन सिविल सर्विसेज दे शुड पे द बॉन्ड अमाउंट। बिल्कुल, ये कुछ एक प्राइवेट कंपनीज हैं और कुछ एक पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी, जैसे ऑयल कंपनीज हो गई या फिर एल आई सी टाइप्स ऐसी कंपनीज होगी, या कुछ एक बैंक्स भी हैं आई थिंक, ठीक है। और वो उन्होंने अब शुरू कर दिया है कि आई थिंक वो कुछ टाइम का बॉन्ड आपसे साइन करवाते हैं, ठीक है। अगर आप उस बॉन्ड पीरियड में अगर आप जॉब छोड़कर जाते हो, तो ऑब्वियस है वो आपको बॉन्ड अमाउंट जो साइन की है वो आपको पे करनी पड़ती है। तो ये मेनली तो ये प्राइवेट कंपनीज ने किया था, क्योंकि वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कुछ एक कंपनीज हैं जो आपको पहले तो आपको हायर करती हैं, तब आप रिसोर्सेज वो अपने एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो खर्च करती हैं। और उसके बाद जब आपको वो कुछ एक टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तब वो आपके ऊपर रिसोर्सेज खर्च करते हैं,
ठीक है। और अगर आपको उनकी जॉब को अगर आप छोड़कर जा रहे हो विद इन अ मंथ और विद इन अ ईयर, ठीक है, मीन्स जब आप ट्रेनिंग पीरियड में हो या फिर आप जो भी उनका टाइम पीरियड था, ठीक है, आप उनको एक तरह का बिट्रे कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गलत कर रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक तरह का बिट्रे कर रहे हो। बिकॉज इससे आप एक तो आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक तो आपने वो सीट को वेकेंट किया, हो सकता है वो किसी और पर्सन को मिल सकती थी, ठीक है, अगर वो अगर आप उसकी जगह या फिर उसकी सीट पे अगर आप ट्राई नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि दिस आर्गूमेंट कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन थाउ इट मे बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। यस, ये डिफिकल्ट है बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। व्हेन स्टेट्स आर स्पेंडिंग ऑन यू, यस, इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज, एंड यू ऑल्सो नो दैट, सो समटाइम्स इट बिकम्स एथिकल अप टू अ पॉइंट। यस, तो फिर जब वो रिसोर्सेज आप पे लगाए जा रहे हैं तो एक तरह का ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी एक तरह की मॉरल ड्यूटी बन जाती है, ठीक है, कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसको आपने ज्वाइन किया, आप अपना कुछ टाइम वहाँ पर स्पेंड कीजिए, ठीक है। तो बट ये भी है कि सो समटाइम्स इट बिकम्स एथिकल अप टू अ पॉइंट एज अ पर्सन इज वेस्टिंग टू जॉब्स व्हेन ही बिकम्स अ सिविल सर्वेंट। यस, एक तो उसने जो जॉब वेस्टिंग का, फ्रेंड्स, मैं आप इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। बस यही है कि एक तो आपने जॉब ज्वाइन की, आपके ऊपर रिसोर्सेज खर्चे गए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ठीक है, तो इसलिए ये बोला गया है कि यानी कि आपकी तरफ से ये अनएथिकल रहेगा अगर आप सिविल सर्वेंट सिविल सर्विसेज के लिए आप अपनी प्रेजेंट जॉब को, ठीक है, विदाउट मीन्स गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट, या फिर जो एक तरह का टाइम पीरियड आपको देना चाहिए था उस जॉब को, ठीक है, अगर आप उसको दिए बिना अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो ऑब्वियस है ये एक तरह का अनएथिकल रहेगा। और आप लेमैन लैंग्वेज में ये है, फ्रेंड्स, आपने एक जॉब वेस्ट की है जो किसी और नीडी पर्सन को मिल सकती थी, ठीक है जी। तो ये रहेगा हमारा आर्गूमेंट सी के अगेंस्ट, ठीक है जी। और जो फोर्थ था वो था कि मिस्टर ए say that it can't be done in a democratic country like ours. द ओपिन इसके बारे में हम, फ्रेंड्स, ये बोलेंगे कि द ओपिनियन ऑफ मिस्टर ए रिगार्डिंग आर्गूमेंट्स इज नॉट करेक्ट अप टू अ पॉइंट। यस, बिकॉज सच डिसीजंस और आई कैन से कंडीशंस आर ऑलरेडी एक्सरसाइज्ड बाय द पीएसयूज। यस, जैसे मैंने आपको बोला, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या फिर हमारी ये जो एल आई सीज हैं या फिर कुछ एक बैंक्स हैं, ये बॉन्ड वाला प्रोसेस इन्होंने शुरू कर दिया है, बिल्कुल, ठीक है। एंड सम प्राइवेट कंपनीज वो तो कर ही रही थी। सो दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द रिक्रूटिंग एजेंसी ऑल्सो। रिक्रूटिंग एजेंसी, फ्रेंड्स, हेयर यहाँ पे है, मीन्स अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी, मीन्स उसने बोला कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया में हम ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो ये गलत बात है, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है, ऑब्वियस है, रिक्रूटिंग एजेंसी अगर चाहेगी थी, वो चाहे तो वो बॉन्ड अमाउंट वगैरह या फिर बॉन्ड पे आपसे साइन करवा सकती है। और ये उनकी तरफ से एक तरह का एथिकल पॉइंट है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक कंपनी है, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, ठीक है, उसकी खुद की रूल्स एंड रेगुलेशंस रहती हैं जिनको वो अपने हिसाब से अमेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चार ओपिनियंस जो हमें क्वेश्चन में पूछे गए थे उनके रिगार्डिंग हमारे आर्गूमेंट्स हैं। अगर इनके अलावा अगर आपको कोई और आर्गूमेंट लगे तो काइंडली शेयर कीजिएगा। हाँ जी, और लास्ट में ये था, फ्रेंड्स, कि ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट क्या हो सकता है। डू यू हैव एनी ऑल्टरनेटिव व्यू टू एड्रेस द अबव इशू? यस, तो जो ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स हैं, फ्रेंड्स, वो मेरे हिसाब से कुछ एक ये नीचे दिए गए हैं, जैसा आप अभी स्लाइड में देख रहे हो। इसमें, फ्रेंड्स, मैं दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँगा, एक तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होंगे और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस होंगे। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, फ्रेंड्स, आप एट द गो इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इनमें क्या होगा, लेटरल एंट्री है, फ्रेंड्स, स्पेशलाइज्ड एंट्री है, इंडियन हेल्थ सर्विसेज, एक्सेट्रा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं अब आपको इनके बारे में डिटेल थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। लेटरल एंट्री, फ्रेंड्स, जैसे अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने लेटरल एंट्री शुरू की हुई है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि ये सेक्रेटरी लेवल पे या अंडर सेक्रेटरी लेवल पर ये प्राइवेट सेक्टर से जो पर्सन आ रहे हैं उनको अपॉइंट कर रहे हैं। यूपीएससी को इन्होंने ऑथराइज किया हुआ है
यूपीएससी एक तरह का एडवर्टाइजमेंट निकालता है। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में कुछ एक ईयर्स काम किया, अब ये टाइम पीरियड वेरी करेगा, ठीक है। और तो फिर गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपीरियंस प्लस एक्सपर्टीज पर्सन्स होंगे, उनको गवर्नमेंट सेक्टर में लाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर के पर्सन्स को गवर्नमेंट सेक्टर में लाने के लिए और उनका एक्सपीरियंस यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेटरल एंट्री टाइप स्कीम शुरू की हुई है, ठीक है जी। बट इसके लिए ऑब्वियस है आपको काफ़ी वेल वर्स्ड होना चाहिए अपने प्राइवेट सेक्टर के एरिया में, ठीक है जी। और स्पेशलाइज्ड एंट्री फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सेम ही रहता है लेटरल एंट्री जैसा, बट इसमें ये रहेगा कि जैसे अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में या फिर डिफेंस सेक्टर में या फिर इंडस्ट्री सेक्टर में अगर अपॉइंटमेंट की जा रही है तो वो स्पेशलाइज देखेंगे, ठीक है जी। मीन्स अगर फाइनेंस में होगा तो ऑब्वियस है जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होगा या फाइनेंस बैकग्राउंड से होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर कोई सोशल सेक्टर से होगा, किसी एनजीओ से होगा या फिर कोई वॉलंटरी एनजीओ वो खुद चला रहा है या फिर जिसको सोशल सर्विस करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उनको वहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये स्पेशलाइज्ड एंट्री बोला गया है। और इंडियन या फिर ये हो सकता है फ्रेंड्स जैसे आईएएस है, आईपीएस है, ठीक है जी, ऐसे जो हमारी पोस्ट हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करती है अंडर आईएएस एग्जामिनेशन, तो उनमें इंडियन हेल्थ सर्विस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, एक अलग कार्डर बना दिया जाए। जैसे कि अगर मेडिकल वाले होंगे तो वो इंडियन हेल्थ सर्विसेज में आएंगे, नो डाउट यूपीएससी रहेगा, आईएएस की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है जी। बस ये है, उनको इंडियन हेल्थ सर्विस में अपॉइंट कर दिया जाएगा। मीन्स ये इससे फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स, एक तो उन्होंने जो जैसा बोला गया था वो अगर वो मेडिकल सेक्टर से आ रहे हैं, जो ओपिनियन ए ओपिनियन था मिस्टर बी का कि वो वेस्टेज कर रहे हैं टैक्स पेयर की मनी, ऐसा नहीं होगा। अगर हम उनको इंडियन हेल्थ सर्विस में अपॉइंट कर देते हैं तो वो अपनी मेडिकल सर्विसेज कंटिन्यू रखेंगे, वैसा ही उनके पास सारे का सारा सर्विसेज रहेगा जैसा किसी आईएएस आईपीएस या फिर आईआरएस को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने बोला कि इंडियन हेल्थ सर्विस को हम एक अलग जॉब क्रिएट कर सकते हैं, अलग कार्डर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी आप इंडियन इंजीनियर्स, जैसे इंडियन इंजीनियर सर्विसेज चल रही है वैसी इंडियन हेल्थ सर्विसेज भी हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस है मेरी तरफ से कुछ एक। और उसके बाद लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस है फ्रेंड्स, एक्सपोजर टू बी गिवन एट बेसिक लेवल दैट इज़ ड्यूरिंग स्कूलिंग। मीन्स हमें बेसिक लेवल से ही शुरू कर देना चाहिए कि अगर आप कौन सी एरिया में जाना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप इंजीनियर लाइन में ही रहो, उसी में आप सक्सीड करो एट द टॉप, ठीक है। या फिर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो या फिर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो या फिर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, तो मीन्स उनको एक्सपोजर आप स्कूलिंग लेवल से ही देना शुरू कर दीजिए। जैसे अभी जो करंट स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो आई थिंक +2 या फिर जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं, उनका कुछ ही गोल, अभी अगर आप उनसे बात करोगे तो वो क्लियर है कि वो करना क्या चाहते हैं। ये चीज़ें पहले नहीं थी, मीन्स 5 से 6 या 7 साल पहले लगा लीजिए, ठीक है जी। तो इसीलिए एक्सपोजर आपको स्कूलिंग से ही शुरू कर देना चाहिए। और जो सेकंड है वो है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशलाइज्ड रोल ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। इसमें फ्रेंड्स रिकॉग्निशन में स्पेशलाइज्ड रोल क्या होगा डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स का, मीन्स जैसे कि मैंने शॉर्ट टर्म में भी बोला कि इंडियन हेल्थ सर्विस क्रिएट कर दी जाए डॉक्टर्स के लिए, या फिर अगर वो आईएएस में आ चुके हैं, ठीक है, तो फिर उनको मेडिकल मीन्स ये हेल्थ मिनिस्ट्री में ही ज़्यादातर रखा जाए उनको, क्यों, क्योंकि उससे वो बेटर पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग में यूज़ करें हम, ठीक है। तो इससे बेटर इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, तो इसीलिए ऐसा ही सेम चीज़ रहेगी इंजीनियर्स के रिगार्डिंग कि उनको आप हाउसिंग मिनिस्ट्री में रखिए या फिर आप उनको टेक्निकल किसी फील्ड में रखो, ताकि वहाँ पे उनके एक्सपर्टीज़ है या फिर जिस एरिया में उन्होंने ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स की है उस चीज़ को आप बेटर वे में यूज़ कर पाओ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहेगा रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशलाइज्ड रोल ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। और लास्ट है फ्रेंड्स, पावर टू बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड in in society as in western society because many aspirants joining services for status and power। बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें तो फिर वहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती जितनी कि हमारे कंट्री में दी जाती है।
आप किसी फॉरेन कंट्री के एम्बेसडर को फॉरेन में जाके मिलोगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि वो भी एक सिंगल लाइन में, या फिर अगर वहाँ पे कोई एमएलए है या फिर वहाँ पे एमपी है, तो वो हमारे यानी कि कॉमन मैन की तरह वो लाइंस में लगते हैं। यहाँ पे इंडिया में जो एक तरह का शो ऑफ चल रहा है स्टेटस और पावर का, वैसा फॉरेन कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है कि आप पावर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ताकि कोई भी जो एस्पिरेंट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटस और पावर के लिए सिविल सर्विसेज को ज्वाइन ना करे। मीन्स ये उसका मोटो ना हो कि वो स्टेटस और पावर के लिए सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये जो हमारी पावर्स हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए सोसाइटी में। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होनी चाहिए। कोई एमपी है तो क्या हुआ, अगर कोई एमएलए है तो क्या हुआ, ठीक है, और अगर कोई सिविल सर्वेंट है तो क्या हुआ, अगर कोई कॉमन मैन है तो क्या हुआ। सो ये चारों को एक ही लेवल पे रखना चाहिए। ठीक है, ये जो स्टेटस और पावर का जो अभी ट्रेंड चल चुका है ना फ्रेंड्स, ये सिविल सर्वेंट्स के लिए या फिर किसी भी सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यही है मेरे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। और अगर ये आपको इनमें से कोई और सॉल्यूशन लगे तो काइंडली कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मैं इसमें ज़रूर ऐड करूँगा। और थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग निधि श्री अकेडमी। टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक्स फ्रेंड्स, बाय।